गुड आफ्टरनून, कैसे हो? हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग जो छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे ल्यूसन सीरीज का, उसी का आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकंड लेक्चर में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में छत्तीसगढ़ का जानकारी देखे थे। आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। नामकरण से लेकर क्षेत्रीय राजवंश तक देख चुके हैं। आज हम लोग कलचुरी शासनकाल में देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सबसे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कलचुरी राजवंश है ना। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ वास्तविक राजनीतिक इतिहास कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर लगभग 9 सदियों तक राज्य किया। कलचुरी, जिसे हैहक वंश राजपूत ने क्या बोलते हैं, कलचुरी को हैहक वंश भी कहते हैं ना, राजपूतों ने भारत के अनेक स्थानों पर शासन किया। उनकी कई शाखाएं थी, जिनमें 2 छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। तो जो 2 है, पहला रतनपुर में 18 गढ़ थे और रायपुर में 18 गढ़ थे। तो इन्हीं 18 गढ़ में शासन किया। तो रायपुर में भी कलचुरियों ने शासन किया और रतनपुर में भी कलचुरियों ने शासन किया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रतनपुर में कलचुरी, उसके बाद देखेंगे हम लोग रायपुर की कलचुरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रतनपुर की कलचुरी, उसके बाद देखेंगे रायपुर की कलचुरी। तो रतनपुर की कलचुरी में क्या है, 9वीं सदी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरी ने छत्तीसगढ़ में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया। कोकल प्रथम ने 850 से 890, है ना। कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने कौशल नरेश बाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम से पाली प्रदेश जीत लिया। शंकरगढ़ ने इस क्षेत्र पर अपने छोटे भाई की नियुक्ति की। पाली प्रदेश की राजधानी तुम्माड़ थी, है ना। आधुनिक तुम्माड़ जिला बिलासपुर थी, है ना। यहाँ कलचुरियों की 2-3 पीढ़ियों ने शासन किया। इसके बाद वह स्वर्णपुर के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर दी गई। सबसे पहला जो है कलिंग राज, ये जो है कलचुरी का सबसे पहला शासक माना जाता है कलिंग राज, जिसका शासनकाल था 1000 से 1020 तक ईस्वी तक, है ना। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कोकल द्वितीय ने लगभग 1000 ईस्वी में अपने पुत्र कलिंग राज को दक्षिण कौशल भेजा। उसने दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्माड़ नगर में, जहां उसके पूर्वज ने राज्य किया था, अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार दक्षिण कौशल में कलचुरी का शाखा पुनर्स्थापन या वास्तविक संस्थापक कलिंग राज था। या पुनर्स्थापक या वास्तविक जो संस्थापक कौन था, कलिंग राज। अब कलिंग राज के बाद दूसरा आता है कमल राज। तो कमल राज का जो शासनकाल था 1020 से लेकर 1045 तक। कलिंग राज के बाद उसका पुत्र कमल राज तुम्माड़ का शासक बना। उसने अपने समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव के स्वामित्व को स्वीकार किया। कमल राज ने गांगे देव के उड़ीसा अभियान में साथ दिया, है ना। उसके बाद आता है रतनदेव, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका, कलचुरी का। रतनदेव जो है उसने क्या किया, रतनपुर को राजधानी बनाया। तो देखते हैं आगे क्या क्या है उसके। तो उसका शासनकाल जो है 1045 से 1065 तक है, किसका, रतनदेव का। कमल राज के बाद उसका पुत्र रतनदेव तुम्माड़ का शासक बना। उसने तुम्माड़ में आम्रवन, फलोद्यान और पुष्पोद्यान आदि लगवाए तथा मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नदेव मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रतनपुर नाम दिया और अपनी राजधानी तुम्माड़ से हटाकर रतनपुर में स्थापित की। इस नए नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर की संज्ञा या उपमा दी गई, है ना। अब देखो उसके बाद जो है रतनदेव के बाद पृथ्वीदेव प्रथम का जो शासनकाल है 1065 से लेकर 1090 तक। रतनदेव के मरणोपरांत, मतलब उसकी मृत्यु के उपरांत, उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर का शासक बना। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और सकल कौशलाधिपति की उपमा या पदवी धारण की। वह कौशल के 21,000 गांवों का स्वामी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसीलिए उसने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे तुम्माड़ का पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तथा रतनपुर का एक विशाल तालाब खुदवाया, है ना। उसके पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जो अगला शासक है जाज्वल्यदेव, जिसने जांजगीर चांपा नामक, जो अभी जांजगीर चांपा जिला, जिसने बसाया उसको क्या बोलते हैं, जाज्वल्यदेव। जो जाज्वल्यदेव है उसका शासनकाल 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक है। पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जाज्वल्यदेव प्रथम हुआ। उसने अपने राज्य का विस्तार किया तथा लांजी भंडार के अतिरिक्त बस्तर
के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया। उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। इन विजयों के कारण उसका कीर्ति उत्तर में अमरकंटक से दक्षिण में गोदावरी तक, पश्चिम में बरार से पूर्व में उड़ीसा तक फैल गई। उसने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर अपने को स्वतंत्र घोषित किया और अपने नाम के सोने एवं तांबे के सिक्के जारी की। उसने अपने नाम पर एक जाज्वलपुर, वर्तमान जिसे जांजगीर चांपा कहते हैं ना, तो इसका नगर बसाया। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। कौन? जाज्वलदेव। अब जाज्वलदेव के बाद रतनदेव द्वितीय। पहला हम लोग रतनदेव जो प्रथम पढ़ चुके हैं, जिसने क्या रतनपुर को अपना राजधानी बनाया था, रतनपुर को राजधानी बनाया था बिलासपुर में। अब जो है रतनदेव द्वितीय, ये अलग है ना। रतनदेव द्वितीय का जो शासनकाल है 1020 से 1035 तक है। जाज्वलदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रतनदेव द्वितीय ने रतनपुर का शासक बना। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की भांति त्रिपुरी में प्रभुसत्ता मानने को इनकार कर दिया। उसके राज्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंगन पर विजय की। उसने गौड़, जिसे बंगाल के शासक तथा खिज्जी जंग के भंज शासक को भी हराया। वह विद्या प्रेमी व कला प्रेमी था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया तथा कई मंदिरों व सरोवर का निर्माण करवाया, है ना। उसके आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव प्रथम को हम पढ़ चुके हैं। अब पृथ्वीदेव द्वितीय जिसका शासनकाल था 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक। रतनदेव द्वितीय के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर का शासक बना। उसके सेनापति जगपाल ने सरहरागढ़, मचका सिहावा, कांदा डोंगर, काकराय के क्षेत्र को जीतकर राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त पृथ्वीदेव द्वितीय ने चक्रकूट, जिसे वर्तमान में चित्रकूट बस्तर जिला के गंग शासक को पराजित किया। उसने कई मंदिर व तालाब का निर्माण किया, साथ साथ कई बगीचे भी लगवाए। इसके द्वारा जारी चांदी के सिक्के बहुत ही छोटे आकार के थे। रतनपुर शाखा के कलचुरी के प्राप्त अभिलेख में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के ही हैं। उसके बाद आता है जाज्वलदेव द्वितीय। हम लोग जाज्वलदेव प्रथम पढ़ चुके हैं, ये जाज्वलदेव द्वितीय। जो जाज्वलदेव द्वितीय है उसका जो शासनकाल है 1165 से लेकर 1168 तक, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जाज्वलदेव द्वितीय रतनपुर का शासक बना, पर उसका शासनकाल अल्पकालीन और समस्यापूर्ण साबित हुआ। उसके शासनकाल में त्रिपुरी नरेश जयसिंह ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया, जो जाज्वलदेव द्वितीय द्वारा विफल कर दिया गया। अब आते हैं जगतदेव। अब जगतदेव या जिसके जगदेव भी कहते हैं, जिसका शासनकाल था 1168 से 1178 ईस्वी तक। जाज्वलदेव द्वितीय की मृत्यु से राज्य का उत्पन्न अवस्था को दूर करने के लिए जगतदेव या जाज्वलदेव द्वितीय का बड़ा भाई पूर्व देश से आया और उसने सत्ता अपने हाथ में लेकर अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उसके प्रयासों से राज्य का शांति बहाल हो सकी, है ना। अब आते हैं रतनदेव तृतीय, जिसका शासनकाल है 1178 से 1198 तक। वर्ष 1178 ईस्वी में जगतदेव का पुत्र रतनदेव तृतीय गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पुनः अव्यवस्था फैलने लगी। राज्य की सेना भी कमजोर हो गई। स्थिति में सुधार लाने के लिए रतनदेव तृतीय ने गंगाधर नामक एक ब्राह्मण को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री गंगाधर के प्रयासों से राज्य का पुनः शांति बहाल हुई। गंगाधर ने खरोद स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर सभा मंडल का जीर्णोद्धार करवाया। गंगाधर ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक रतनपुर के निकट स्थित एक वीरा देवी शक्ति का एक रूप है का मंदिर आज भी स्थित है ना। उसके बाद आता है परवर्ती शासक। जो परवर्ती शासक जो शासनकाल था 1198 से लेकर 1741 तक, है ना। तो इसमें आपको इतना याद नहीं रखना है। अगर आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो शासनकाल है ये राजाओं का नाम याद रखना पड़ेगा, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूरी उतना नहीं है। आप याद रख सकते हैं तो रख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये इतना नहीं पूछता उसमें, है ना। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करें तो इसको याद रखना पड़ेगा, है ना।
तो रतनदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल रतनपुर राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। प्रतापमल के बाद कलचुरी राज्य से संबंधित लेख उपलब्ध नहीं है। किसके बाद? प्रतापमल के बाद। परवर्ती शासक ने राज्य शासन के प्रचलित प्रथाओं को बहुत हेर फेर नहीं किया, इसीलिए वे कई पीढ़ियों तक लड़ाई में धूम धड़ाके से बचे रहे और शांतिपूर्वक शासन करते रहे। और परवर्ती शासक के नाम है, आपको इसको याद उतना करना जरूरी नहीं है। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद करना पड़ेगा। तो देखो, प्रतापमल जिसका शासनकाल था 1198 से लेकर 1200 तक। भानु सिंह, एक मिनट, भानु सिंह जिसका 1200 से 1221 तक। उसके बाद नरसिंह देव, आप यहाँ पर शासनकाल देख सकते हो 21 से 51 तक। भूसिंह देव जिसका 51 से 76 तक। प्रताप सिंह देव 76 से 1319 तक। उसके जयसिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर सहाय, मोहन सहाय, दादू सहाय, पुरुषोत्तम सहाय, बहारेंद्र सहाय जिसको बाहर सहाय भी कहते हैं, कल्याण सहाय, लक्ष्मण सहाय, शंकर सहाय, मुकुंद सहाय, त्रिभुवन सहाय, आदित्य सहाय, रणजीत सहाय, तखत सिंह सहाय और राजा सिंह देव, सरदार सिंह, रघुनाथ। ये जो है इसी तरह आपका जो है कलचुरी शासन का, रतनपुर का शाखा का ये कलचुरी शासक, इतने शासक हुआ करते थे, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रायपुर शाखा के कलचुरी शासक। दोस्तों, आपको ये जो सब नाम है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तब ही याद करोगे, नहीं तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं रायपुर के कलचुरी। 14वीं सदी ईस्वी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी का शाखा का 2 भाग में विभाजन हो गया। मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य करती थी तथा गौण शाखा रायपुर के राज्य में स्थापित किया। शिलालेख के अनुसार 14वीं सदी ईस्वी में के अंतिम भाग में रतनपुर के राजा रिश्तेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि स्वरूप खल्लवाटिका भेजा गया और वहीं का होकर रह गया। लक्ष्मीदेव के पुत्र सिंघन ने शत्रुओं के 18 गढ़ जीत लिए। सिंघन ने रतनपुर नरेश प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया। सिंघन के बाद उसका पुत्र रामचंद्र या रायदेव रायपुर का शासक बना। रामचंद्र देव के बाद उसका पुत्र ब्रह्मदेव रायपुर का शासक बना। अब प्रवर्ती शासक 1420 से 1741 तक, ये क्या है? रायपुर शाखा के, है ना। तो सबसे पहले रायपुर शाखा के प्रवर्ती शासक के नाम, सबसे पहला केशव देव जिसका शासनकाल था 1420 से 38 तक। भुवनेश्वर देव जिसका शासनकाल था 1438 से लेकर 1463 तक। मानसिंह देव जिसका शासनकाल था 1463 से 1478। जिस संतोष सिंह देव जिसका शासनकाल था 1478 से 1498। अब सूरत सिंह देव जिनका शासनकाल था 1498 से 1518। उसके धन सिंह देव जिनका शासनकाल था 1582 से 1603। जैत सिंह देव जिनका शासनकाल था 1603 से 1615। फतेह सिंह देव जिनका शासनकाल था 1615 से 33। यादव सिंह देव जिनका शासनकाल था 1433 से 50। सोमदत्त देव जिनका शासनकाल था 1450 से 63। बलदेव सिंह देव जिनका शासनकाल था 1463 से 85। उमेद सिंह देव जिनका शासनकाल था 1485 से 1705 और वनवारी सिंह देव जिनका शासनकाल था 1705 से 41। अमर सिंह देव जिनका शासनकाल था 1741 से 1750। अब शिवराज सिंह देव जिनका शासनकाल था 1750 से 1757, है ना। अब देखो रायपुर के जो कलचुरी है उनका योगदान क्या क्या है। रायपुर के कलचुरियों का योगदान, पहला रतनपुर नरेश कल्याण सहाय जो 1546 से 1583 के समय का लेखा पुस्तक के आधार पर तत्कालिक बंदोबस्त अधिकारी चिसम ने वर्ष 1868 में कलचुरी शासन का प्रबंध पर एक लेख लिखा, है ना। दूसरा, कलचुरी शासक के राज्य गढ़ 12 में तथा 12 गांव में विभक्ति होते थे। रतनपुर और रायपुर के अधिकारी 18 गढ़ थे अधिकार में। रायपुर और रतनपुर के अधिकार में कितना गढ़ थे? 18 गढ़ थे। एक गढ़ के अधीन 12 थे अर्थात 84 गांव। एक 12 में 12 गांव होते थे, है ना। अब देखते हैं कलचुरियों की प्रशासनिक इकाई क्या थी। प्रशासनिक इकाई, गढ़ का जो प्रधान होता था उसे दीवान कहते थे। 12 जिनका जो प्रधान होता है उसे दाऊ कहते थे और गांव का घोंटिया कहते थे। आज भी एक घोंटिया का जो है अभी छत्तीसगढ़ में आज भी प्रचलित है ना। तीसरा,
दीवान दाऊ और गोटिया का प्रमुख कार्य था अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना, मतलब कर वसूलना, है ना। अब आता है चौथा, कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रधान महाप्रमात्री कहलाता था। क्या कहा? महाप्रमात्री कहलाता था कलचुरी काल में। कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के जिम्मे था। पंचकुल में 5 सदस्य होते थे। पंचकुल के सदस्य महत्तर कहलाते थे। पंचकुल का प्रमुख महत्तम कहलाता था। नगरों के साथ साथ गांवों में यह संस्था कार्यरत थी। अब छठवां, गजलक्ष्मी वंश की कुलदेवी थी। कलचुरी शासक शिव के उपासक थे, इसीलिए उनके मंदिरों के द्वारा गजलक्ष्मी का या शिव की मूर्ति पाई जाती थी। उनका ताम्रपत्र ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। अब सातवां, दक्षिण कोसल के कलचुरी शासक शैव धर्मावलंबी थे, इसीलिए उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। साथ ही वे अन्य संप्रदाय का भी पोषक थे, जिन्हें वैष्णव धर्म का प्रमुख था, है ना। कलचुरी कालीन शिव मंदिर, तुम्बाड़ का बंकेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, मल्लार का शिव मंदिर, तुम्बाड़ का रतनपुर, मल्लार, पाली, जांजगीर, नारायणपुर, खरोद आदि स्थान से क्या शिव मंदिर की प्रतिमाएं मिली है या प्राप्त हुए हैं। कलचुरी कालीन विष्णु मंदिर, जांजगीर चांपा का विष्णु मंदिर, खल्लारी का नारायण मंदिर, निर्माता जो है देवपाल नामक मुची, रतनपुर का शिवरी नारायण का विष्णु मंदिर, रतनपुर में प्राप्त लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, है ना। राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर कहते हैं या विष्णु मंदिर, राजीव लोचन मंदिर का जो है विष्णु मंदिर है ना। का जीर्णोद्धार रतनपुर के नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल द्वारा करवाया था, है ना। अब आते हैं तीसरा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मंदिर है उसके बारे में अभी मैं आपको 4-5 मंदिर है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसका क्या पूछता है, जिसका निर्माण करने वाला पूछता है, जो राजा शासन क्या है, वो कौन राजा है जो शासन क्या है जो इसको निर्माण करवाया था, उसके बारे में पूछता है। जो 4-5 मंदिर है बहुत आवश्यकता, जो एग्जाम में पूछता है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आते हैं 11, तुम्बाड़ के मंदिर की द्वारपीठिका पर विष्णु के अवतारों का अंकन मिला है। जांजगीर चांपा के विष्णु मंदिर में विष्णु के 24 अवतारों की मूर्ति मिलती है। इस मंदिर में रामायण से संबंधित दृश्यों का अंकन किया गया है। रतनपुर के दुर्ग में रावण के यज्ञ का रोचक दृश्य अंकित किया गया है। लक्ष्मी नारायण के रूप में विष्णु की मूर्तियां शिवरी नारायण तथा गतोरा से प्राप्त हुए हैं। गरुड़ सिंह लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भोरमदेव में मिली है। काले पाषाण से बनी विष्णु की एक सुंदर मूर्ति रतनपुर से मिली है, जिसे घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध भक्त महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के निकट चंपारण नामक स्थान से हुआ है, जो कि चंपारण कहाँ है, रायपुर में है ना। राजिम गरियाबंद में है, लेकिन जो चंपारण है और कहाँ आता है, रायपुर में आता है। उनके द्वारा प्रवृत्ति मत शुद्ध दैत तथा संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है। अब 13, रामनंदी परंपरा का मठ रायपुर की दुधाधारी मठ कलचुरियों कालीन है। नारायणपुर में कलचुरी काल का एक प्रमुख सूर्य मंदिर आज भी विद्यमान है। 15, कलचुरी राजदरबारी में स्थान पाने वाले विद्वान के प्रमुख थे। 10वीं सदी ईस्वी में छंद शास्त्री व नाटककार राजशेखर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी जो नाटक है, कवि तर्कशास्त्री पंडित शशिधर गोपालचंद्र मिश्र कवि खूब तमाशा चिंतामणि प्रबंध काव्य है ना। अब आते हैं राम प्रसाद प्रबंध काव्य, जैमिनी, अश्वमेघ, सुदामा चरित आदि जो है गोपाल कवि को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है ना। आता है गोपाल कवि रतनपुर नरेश राज सिंह देव, जिसका जो शासनकाल है 1689 से 1712 की कहते राज दरबारी थे, मतलब राजकवि थे, है ना। गोपाल कवि ने अपनी रचना खूब तमाशा में इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ को संबोधित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का द्वितीय प्रयोगकर्ता माना जाता है। जो प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, कवि दलपत रामराव। तो दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण मंदिर लोग, जो 4 मंदिर है, हर कोई एग्जाम में पूछता है। दोस्तों पहला मंदिर है गरियाबंद जिला में। गरियाबंद में जो कहाँ है, राजिम में आपको पता होगा राजीव लोचन मंदिर है ना। तो जो ये गरियाबंद का राजीव लोचन मंदिर है
उसका जो निर्माण करता है वो बिलासतुंग। कौन है? बिलासतुंग। बिलासतुंग इसका निर्माण करता कौन है? बिलासतुंग राजी लोचन मंदिर का निर्माण करता है ना। और ये जो बिलासतुंग है ये एक नल नागवंशी शासक था। क्या था? नल नागवंशी शासक। नल नागवंशी शासक था, है ना, बिलासतुंग। अब दूसरा मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर जो अभी महासमुंद में है, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये जो है, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसके जो निर्माण करता है वो वासटा देवी जो अपने पति की स्मृति में, जो उनका पति था हर्षगुप्त की स्मृति में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो वासटा देवी है ये पांडुवंशी शासक का है। ये मंदिर निर्माण कर किसका है? पांडुवंशी शासक का, है ना। लक्ष्मण मंदिर कहाँ? सिरपुर में। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर जो कि महासमुंद जिला में स्थित है। अब आते हैं तीसरा जो है फणी नागवंश जो कहाँ है? कवर्धा का भोरमदेव मंदिर। ये जो भोरमदेव मंदिर है इसका जो राजा है, इसका कौन राजा इसका जो मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका कोई मतलब परम साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। कई बुक में आप देखोगे कि जो इसका निर्माण करता है वो उसमें गोपाल देव को देता है ना, जो उसका शासन करता है। और कई बुक में इसको देता है लक्ष्मण देव राय को। तो जो गोपाल देव का समकालीन उस टाइम का शासक गोपाल देव था, लेकिन जो निर्माण करता है वो कौन था? लक्ष्मण देव राय था, है ना। उसके बाद आता है तीसरा बिलासपुर का जो ताला गांव में है, ताला गांव बिलासपुर, जिसको देवरानी जेठानी मंदिर कहते हैं, है ना। ये जो 4 मंदिर है ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक का भी ये पूछ सकता है आपको, है ना। तो ये जो बिलासपुर है तो इसको किस तरह से प्रश्न पूछता है कि इसमें ऑप्शन देगा कि देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ उपस्थित है। आपको कुछ गांव देगा, ताला गांव, जीजाम गांव, ऐसे कुछ गांव का ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको ऑप्शन लगाना है, तो ऑप्शन लगाना है ताला गांव। इसी तरह सेकंड वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक इसी तरह दोस्तों नया वीडियो अपलोड कराऊँ। इसलिए कुछ दिक्कत हो सकता है तो उसको ध्यान नहीं देंगे, है ना। अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको सुधार लेंगे। थैंक यू।